आपने देश के बारे में इतनी अच्छी तैयारी डाटाबेस के साथ समझाई। उम्मीद है लोगों को काफ़ी अच्छी समझ में आई होगी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय डॉक्टर परमवीर गौतम जी, जिला प्रभारी मक्कम देहरादून के वो आए और इस विषय पर अपने विचार रखें। डॉक्टर गौतम जी। जैसा हम समझते हैं कि हम जो ज्ञान का प्रभाव या जानकारियाँ वो जुटा सकते हैं, हमारे पास तीन माध्यम होते हैं। या तो हम खुद पढ़ के जानकारी ले सकते हैं, या सुन के ले सकते हैं, या देख के ले सकते हैं। और जो जानकारी हम देख के लेते हैं वो हमारे दिमागों में बहुत अच्छे तरीके से बसी होती है। इसलिए हम थोड़ा सा ये प्रस्तुति बना के लाए थे। चीज़ तो वही है, सारी घुमा के आगे जो हमारे विषय और हमने बोली है, लेकिन प्रयास ये है कि जो चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, वो हमारे दिल और दिमाग तक अगर पहुँचे तो शायद हम भले ही आदमी कम हैं, लेकिन ये छोटे से आदमी बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा जो इसमें पीपीटी तैयार किया हूँ, अगर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए निजीकरण का एवं ओपीसी पुरानी पेंशन योजना का पुनर्स्थापन अतिआवश्यक। तो साथियों, ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारे जो भी जानकार हैं उन्होंने बड़ा सोच समझ के इस सब्जेक्ट को रखा है, विषय को रखा है। अगर आपने पिछले सेशन में देखा हो तो हमारे माननीय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भूपेंद्र जी ने आपको जो संवैधानिक मूल्य क्या है, संवैधानिक मूल्य वो मैं थोड़ा सा अगली स्लाइड में आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन जो बाबा साहब ने बात कही, अगर हम देश की और देश की जनता कर रहे हैं, और अगर संविधान की बात करते हैं तो हम देश की बात करते हैं, देश की जनता की बात करते हैं, ये एक दूसरे पे पूरा करते हैं। बाबा साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि आप ये संविधान दिए हैं, ये कैसा इस देश के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, तो बाबा साहब ने एक सेंटेंस में यही बात बोली थी कि अगर संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की नीयत अगर अच्छी नहीं है तो वो संविधान बुरा साबित होगा। और अगर संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की नीयत साफ है और अच्छा करने की इच्छा है तो वो संविधान अच्छा साबित होगा। ये सेंटेंस यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने ये बोला था। तो साथियों, नेक्स्ट प्लीज। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, माननीय भूपेंद्र जी ने ये बड़े ब्रीफ में बताया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है क्या। अगर हम थोड़ा देखते हैं तो जो राजा होता है या गवर्नमेंट होती है, उसके दो ही उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, देश की अखंडता को मेंटेन करना, बाहरी ताकतों से देश की रक्षा करना। और दूसरा होता है मेक द पॉलिसी स्कीम्स फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। दूसरा कार्य उसका ये है कि हम देश की जनता को किस तरीके से उसकी एसेंशियल नीड दे सकते हैं, उनको खुशहाल बना सकते हैं। अगर पुराने समय में हम राजा की बात करते हैं तो राजाओं का भी यही उद्देश्य होता था, गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य होता है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली उस चीज़ को देखते हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मतलब लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, और यहाँ से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ संप्रभुता, और तीसरा है ये हमारा संप्रभुता, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, और these are the constitutional values। तो साथियों, गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है, मैं मॉरल ड्यूटी नहीं बोलूँगा, उसको ड्यूटी बोलूँगा, कि इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का रक्षा करना, देश की जनता को देना,
ये गवर्नमेंट का एकमात्र उद्देश्य है। अगर हम इसमें से किसी के लिए भी हम गवर्नमेंट अगर सही साबित नहीं होती है तो ये गवर्नमेंट का नेक्स्ट। अब साथियों, जब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजी, ये डेफिनेशन है प्राइवेटाइजेशन की कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नमेंट के हाथों से प्राइवेट हाथों में जाता है, उसकी पावर ट्रांसफर होती है, गवर्नमेंट से पावर ट्रांसफर होती है, तो वो उसका हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने किस उद्देश्य के साथ ये प्राइवेटाइजेशन की उसके दिमाग में सोच है। अगर आप थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाके देखेंगे तो गवर्नमेंट को ये फीलिंग आई कि हम सरकारी कामकाज में वो आउटपुट नहीं निकाल पा रहे जो आउटपुट हमें मिल जाना चाहिए, और उस आउटपुट ना मिलने के साथ साथ भी गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है उस बर्डन को किस तरीके से रिड्यूस करा जाए। तो उस बर्डन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लेके आई। आगे बढ़िए साथियों, अगर हम और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं तो अगर आप ये देखें, ये एक्चुअली डायग्राम मैं इंटरनेट से लिया हूँ। इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश राज्य था उस समय उनकी अपनी पॉलिसी चला करती थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे देश की इकोनॉमिक्स थी वो सोशलिज्म इकोनॉमिक्स थी। सोशलिज्म मतलब कि हम देश की जनता के लिए काम करना था और देश की जनता के लिए एक पॉलिसी और एक स्कीम्स बनाना था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे देश में आना शुरू हुआ, तो ये अगर हम आज की बात ये सोच रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन आज हो गया, ये आज की कहानी नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। पुरानी मतलब सन 80 के लगभग ये इसकी आवाज़ उठना या इसके बारे में सोचना शुरू हो गया था। तो अगर हम देखते हैं कि ये लगभग 80 के लगभग लिबर्टी वाला जो वर्ड था ये इस समय इम्प्लीमेंट हो चुका था। लेकिन 1991 में जब चाइना में इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हो रही थी, या उसके लिए ये इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हमें इसके लिए नई पॉलिसीज लेके आनी है, तो उसी समय नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे, चाहे गल्फ वार हो या उसकी वजह से देश की जो इकोनॉमी कुछ डाउन हुई, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आता भी है, तो उसकी वजह से जो हमारे मनमोहन साहब थे उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रहे थे, अब उन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ अब हम इस तरीके से मतलब नहीं देंगे कि लोगों को लगे कि हमें ये गवर्नमेंट कुछ दे रही है। उसके लिए हमें अगर जनता को कुछ देना है तो हमें जनता को भी उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 1991 में ये एलपीजी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। मैं इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को नहीं बताना चाहता क्योंकि हमारे दूसरे होता है इसको समराइज करेंगे कि उसमें कैसे बताएंगे। लेकिन जो इन लिबरलाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये था कि कुछ हमारे बड़े कानून थे जनता के और गवर्नमेंट के बीच में, तो उनको कुछ फ्लेक्सिबल कर दिया था कि अगर जनता कुछ बिजनेस करना चाहती है या कोई भी काम करना चाहती है तो गवर्नमेंट का और इसका जो कम्युनिकेशन है या कोई अप्रूवल है वो उसमें इतनी मशक्कत ना करनी पड़े कि जिससे वो लोग परेशान हो जाए और अपना काम ना करें। तो यहाँ गवर्नमेंट ने एक लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखा। लेकिन उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन की बात करी, ग्लोबलाइजेशन में क्या कॉन्सेप्ट था कि जो विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश भी इंडिया में आके हो सकता है, उसके लिए हमने बाहरी लोगों को भी इनवाइट किया है यहाँ पे लाके। और जो प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, ये प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है कि कुछ संस्थाएं जब कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की संस्थाएं थी, गवर्नमेंट का सोचना ये कि हमें इससे कोई बेनिफिट्स नहीं हो रहा, तब उन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात की।
लेकिन इसका जो ड्रॉबैक्स है, प्राइवेटाइजेशन के जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ दे रहे हैं कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। और उसमें जब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एयर इंडिया का। एयर इंडिया का भी प्राइवेटाइजेशन हो के वो टाटा ने परचेज कर लिया, लेकिन चूंकि टाटा उनका मालिक है तो कोई भी आदमी उनको ये फोर्स नहीं कर सकता कि आपकी इस एयरलाइंस में देश के लोगों का क्या रिप्रेजेंटेशन है। अगर यहाँ पे SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या जो भी अदर्स लोग हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है हम उसमें आगे डाल के भी पता नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि जॉब सिक्योरिटी, अगर टाटा ग्रुप चाहे कि ये एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको एनी टाइम उसको टर्मिनेट कर सकता है, उसको निकाल सकता है, 2 महीने का नोटिस देगा या 2 महीने के एडवांस तनख्वाह देगा, उसको बाहर कर सकता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के केस में या कॉन्सेप्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन की बात खत्म हो गई, जॉब सिक्योरिटी हमारी नहीं रही। और रही बात जॉब क्राइसिस, ये जॉब क्राइसिस एक बड़ी चीज़ है। अभी हमारा जैसे मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कि मेरे देश का अगर लास्ट वाला आदमी भी है, लास्ट क्यू में भी बैठा है, तो उसके लिए भी जो एसेंशियल नीड है उसको मिलनी चाहिए। एसेंशियल नीड में हमारा चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ हो, या उसकी परवरिश के लिए खाने का इंतजाम हो, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है। और प्राइवेट सेक्टर वो अपने नीड के अनुसार वैकेंसी निकालेगा, उसमें जरूरी नहीं है कि हम जनता के अनुसार या जनता के हित के लिए वैकेंसी भरपूर मात्रा में निकालना और वो उनको फायदा मिले। तो तीसरा नंबर है जॉब क्राइसिस। तीसरा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 4 सेक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, अगर वो आपस में मीटिंग कर लें कि यार हमने तो अपना सामान महंगा ही बेचना है, चाहे भले ही वो सस्ता लेके आ रहे हैं। अगर हम डीजल की बात करें या पेट्रोल की बात करें या इसी को एग्जाम्पल मान लें, तो ये कंपनी के मालिक पर डिपेंड करता है कि वो अपने मटेरियल को किस तरीके से मार्केट में उतारना चाहता है। तो अल्टीमेटली अगर वो चाहे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का क्या है कि वो प्रॉफिट बेस्ड है, वो प्रॉफिट बेस्ड है, उसको जनता की रहे, उसको काम मिले ना मिले, जॉब मिले ना मिले, उसका मैटर नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसकी कंपनी को फायदा होना चाहिए, इसलिए वो ऑटोनॉमी बना सकते हैं। उसमें कोई गवर्नमेंट का होल्ड नहीं है, अगर वो इसके लिए कदम उठाते हैं तो गवर्नमेंट उस पर अंकुश नहीं लगा सकती है। तीसरी चीज़ है डिक्लाइन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जैसा कि मैं बताया कि पब्लिक के लिए काम करना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है कंपनी के माध्यम से प्रॉफिट गेन करना, बस। तो अगली स्लाइड, अगर हम बात करते हैं उस समय की 1969 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि चूंकि प्राइवेटाइजेशन अगर करती हूँ तो वो पूरा प्रॉफिट बेस्ड है। दे वर्क ऑन दियर लॉज, अपने नियम कानून खुद बनाते हैं, और उसमें क्या है कि उनका पब्लिक इंटरेस्ट के लिए या वेलफेयर के लिए उनका जिम्मेदारी नहीं है। इस डर को देखते हुए इंदिरा गांधी ने जो 14 टॉप बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन किया था। लेकिन जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, ये 1969 का केस है, जब 70 में वो आने वाली थी या 80 में वो बनी प्रधानमंत्री, तो इसमें उन क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ में आपका जैसे लोकतंत्र आ गया या आपका जो पहली स्लाइड में है, तो उन्होंने एक बात उनके दिमाग में आई, वो पता नहीं वो किस इंटेंशन से देखा हुआ है कि अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं या लोकतंत्र की बात करते हैं या गवर्नमेंट अगर डेमोक्रेसी की वकालत करती है या कॉन्स्टिट्यूशन पर चलती है, तो उस केस में जो जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं वो तो गवर्नमेंट का पैसा है, वो गवर्नमेंट उसकी मालिक कैसे होती है। तो इस चीज़ को घुमा फिरा कर उन्होंने बोला कि हम इनको अपने हाथ में ना रखें, हम पब्लिक के हाथ में दे देते हैं।
तो 1980 में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी, उसी समय उन्होंने जो टर्म था लिबरलाइजेशन वो इंट्रोड्यूस कर दिया। पब्लिक के और गवर्नमेंट के बीच में वो वार्तालाप शुरू हो गई थी कि हमारी जो अप्रूवल है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई है। तो अब आती है कि अगर जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये तीनों पॉइंट। अब आती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, जो ये पॉइंट छूट गया था, मैं इसको बताना इसलिए चाहता हूँ। आज की डेट में हमारे पास रिक्रूटमेंट के लॉज है, किस नियम कानून के तहत हमें SC ST OBC या सरकार, मैं रिजर्वेशन की बात ना करता, रिप्रेजेंटेशन की कहूँगा इसलिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन हमें देश के हर जनता को, हर समुदाय को वहाँ देना हमारी बात है गवर्नमेंट की। तो उसके लिए प्रॉपर कानून बने हुए हैं, भले उसके बारे में हम जानते नहीं हैं कि किस तरीके से हमारे नियम हैं, लेकिन एक नियम कानून के तहत हमारा रिक्रूटमेंट होता है गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका कोई नियम नहीं है। वो चाहे तो टॉप 75% को ले ले, 85% को ले, कट ऑफ 90 रख दे, वो उस पर डिपेंड है। तो इसलिए ये इस चीज़ पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अब साथियों, मैं ये जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको, ये इसरो के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। जब 27 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ये प्राइवेट हाथों में दिया गया, ये लिखा ना, टॉप इसरो साइंटिस्ट शंटेड आउट फॉर अपोजिंग प्राइवेटाइजेशन। तो इन साहब ने ये आवाज़ उठाई थी कि ये प्राइवेटाइजेशन गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक इसरो गवर्नमेंट का एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, जो इक्वलेंट टू नासा हम बोलते हैं अगर इंडिया की बात करते हैं, तो ये प्राइवेटाइजेशन गलत है। तो विद इन 24 आवर्स इसको फायर कर दिया, केवल प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए। नेक्स्ट साथियों, अब आता हूँ मैं इसके NPS के लिए, और जो हमारी न्यू पेंशन स्कीम है और ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसमें केवल मैं कंपेरिजन दिखाया हूँ दोनों का। NPS का मामला आता है 2004 से, उससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, लेकिन 2004 के बाद जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ है वो NPS के तहत न्यू पेंशन स्कीम के। तो यहाँ केवल मैं इसका ओल्ड पेंशन स्कीम और ये न्यू पेंशन स्कीम दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं केवल मैं आपको पढ़ते दिखाऊंगा। इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो अगर मैं 1 लाख पर रिटायरमेंट होता हूँ तो मेरी 50% यानी 50,000 मेरी पेंशन मिलेगी। सेकेंड है कि पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF का प्रावधान है। GPF आप लोग सब उससे वाकिफ होंगे कि GPF क्या होता है, तो उसका उसमें प्रावधान है। तीसरा है कि इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम मिलती है, साथ ही इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले DA का भी प्रावधान। ये मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। जो हमारे पेंशन ले रहे हैं उनको भली भांति इस चीज़ से वाकिफ होंगे। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। और लास्ट में है पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटता। लेकिन अब इसकी अगर हम NPS की बात करते हैं तो नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% हमारा कंट्रीब्यूशन जो होता है उसके माध्यम से हम न्यू पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट होने के बाद हमें पेंशन मिलती है। NPS शेयर बाजार पर आधारित है, क्योंकि हमारा जो भी पैसा हम कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट के साथ और अपना पैसा वो सारा मार्केट में लगता है, और मार्केट की वैल्यू किस तरीके से फ्लक्चुएट करती है। अगर सपोज मान लिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो हो सकता है कि मार्केट की वैल्यू एकदम डाउन हो जाए। तो और इस टाइम में अगर कोई भी कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी पेंशन क्या होगी आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसका उदाहरण मैं अपने ऑफिस के एम्प्लॉय का दूंगा, जिसकी आज इसी मंथ में 2.5 लाख वो ले रहा है। जब उसने अपना कैलकुलेशन किया तो उसकी 22,000 पर मंथ पेंशन उसकी बन रही है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर उसने 2.5 लाख के हिसाब से अपने खर्चे बढ़ाए होंगे तो रिटायरमेंट के बाद वो किस तरीके से मतलब उसको मैनेज करेगा, ये आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन के लिए NPS का 40% निवेश करना होता है, क्योंकि मार्केट में लगा हुआ है तो ये मार्केट डिपेंडेंट है।
यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। अगर वो आज 22,000 रुपये ले रहा है तो हो सकता है कि कल हमारा पाकिस्तान से किसी और से या वियतनाम का चाइना से अगर लड़ाई हो जाती है तो हो सकता है कि वो 22,000 फिर तो 12,000 रुपये आ जाए। इसकी ये चूँकि मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। एनपीएस शेयर बाजार आते हैं कि इसीलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है। अगर जो पेंशन आप ले रहे हैं, हमारा ओपीएस में ये प्रावधान नहीं था, जो आप पेंशन ले रहे हैं उस पर टैक्स नहीं भर रहे थे, लेकिन यहाँ जो भी पैसा हम ले रहे हैं क्योंकि वो शेयर मार्केट में लगा हुआ है तो जो भी पेंशन होगी हमारी टैक्सेबल इनकम में रहेगी। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाला डीए का भी प्रावधान है। जो हम डीए हमारा ओपीएस में मिलता था वो डीए में इसमें नहीं मिलता। तो साथियों ये हमारा एनपीएस और ओपीएस का है। केवल मैं बताया इसलिए हूँ कि आप सही गलत की गणना कर लें। आगे अब मैं दिखाता हूँ वो डिसीजन। ये चंद्रचूड़ साहब हैं जो हमारे भाई चंद्रचूड़ उनके फादर, जिन्होंने इस ओल्ड पेंशन स्कीम पर अपना डिसीजन दिया था। ये इंग्लिश के पॉइंट में मैं थोड़ा सा नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन है। जब उनका डिसीजन आया था उन्होंने बताया था कि पेंशन ना तो कोई इनाम है और ना ही कोई अनुग्रह है। दूसरा पॉइंट था पेंशन में कोई अनुग्रह भुगतान नहीं है। तीसरा पेंशन एक सामाजिक कल्याण उपाय है। यह 1972 नियमों के अधीन एक निहित अधिकार का विषय बनाता है जो कि वैधानिक है। यानी कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पेंशन ले रहे हैं वो संवैधानिक है। उसका ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट हम अपना कोई इनाम के तहत या गिफ्ट के तहत हमें दे रहे हैं। ये पेंशन योजना को पेंशन भोगी का अभाव से उभर कर शालीनता और आत्मसम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाती है। इसका अगर हम कुछ एग्जाम्पल घर में भी या इधर उधर भी हम देखते हैं कि जो लोग रिटायर होते हैं अगर वो पेंशन उसको मिलती है तो वो फुली इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे उसके बच्चे खाना दें या ना दें, लेकिन वो इस तरीके से अपना कुशलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर लेते हैं क्योंकि उनको पेंशन मिल रही है। अब साथियों ये न्यूज़पेपर पे कटिंग है जो हमारे पूर्व वक्ता माननीय बर्मन जी ने भी बताई थी कि जो अगर ये चीज़ अच्छी है तो गवर्नमेंट उसको खुद को क्यों नहीं फॉलो करना चाहती है। अगर हमारे जो जुडिशरी के एम्प्लॉय हैं अगर वो समझते हैं कि एनपीएस अच्छी है तो वो अपने ऊपर क्यों नहीं फॉलो करते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर है। तो अगर वो फॉलो करते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं फॉलो करते इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका लगना है और वो जनता के या एम्प्लॉय के ऊपर वो चीज़ जबरदस्ती रोकना चाहती है उस चीज़ के लिए। तो साथियों मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन। अभी आपने ये जो 9 का स्लाइड देखी है इसके बेसिस पर आपने कुछ अगर सही से सुना होगा तो ये समझा भी होगा कि ये हमारे एनपीएस या प्राइवेटाइजेशन हमारे हित में या अहित में। आपने देखा है कि जिस व्यक्ति ने अप्रोच किया उसको फायर कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने डिपार्टमेंट में अगर अकेले आवाज़ उठा रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत है तो हो सकता है हमारे लिए कोई विपरीत डिसीजन हमारे लिए लगा। इसके अलावा अभी बहुत सारा अभियान अगर आपने देखा हो BSNL LIC और कुछ डिपार्टमेंट में VRS देना शुरू कर दिया। कुछ CRS FRS ये अलग अलग कंसेप्ट कहीं पे कंपलसरी रिटायरमेंट दे रहे हैं, कहीं पे आपको फोर्सली रिटायरमेंट दे रहे हैं, उनकी क्षमता को देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि ये आदमी काम के लायक नहीं है, इसको आप रिटायरमेंट दे देना चाहिए। तो इस तरीके से रिटायरमेंट का अभियान अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर में ये चल रहा है। अब आपने देखा होगा कि अपॉइंटिंग टेम्पोररी बेसिस जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं आपने देखा होगा कि रिक्रूटमेंट परमानेंटली ना होकर उनको संविदा बेसिस पर ले गए और संविदा बेसिस को वो कब परमानेंट करेंगे उनका कोई पता नहीं है। ना तो वो जो संविदा पर लगा हुआ वो संतुष्ट है और ना ही उनकी जो कार्यशैली काम करने की जो इच्छा होती है वो भी उस पर शायद कितना खराब करते होंगे वो डिपार्टमेंट को पता होगा। तीसरा इसमें चला जैसे ठेकेदारी सिस्टम या आउटसोर्सिंग। इसमें क्या है कि आप मतलब हम प्रॉपर रिक्रूटमेंट ना करके हम अगर प्रॉपर रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमें प्रॉपर उसका पे स्केल देना पड़ता है, लेकिन उस पे स्केल को या बर्डन को बचाने के लिए हम गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी लेके आ रही है, चाहे ठेकेदार के माध्यम से हो या आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो कि जो काम हम अगर 4th क्लास एम्प्लॉय की बात करते हैं तो वो 35-40 हज़ार रुपये लेता है तो वो 16-18 हज़ार रुपये में उस काम को करा देगा।
और जबकि उसके गवर्नमेंट का या डिपार्टमेंट का कोई लाइबिलिटी उसके ऊपर नहीं है। तो साथियों, ये सारी स्लाइड को कंक्लूड करते हुए मैं आप लोगों के ऊपर ये बात छोड़ता हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि इस के तहत एनपीएस के तहत हो या प्राइवेटाइजेशन के तहत हो, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं? ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से सोचते हैं। मेरा ख्याल में आप लोगों को चिंतन करना चाहिए इसके बाद। दूसरा है, इफ वी आर एग्री that privatization and NPS not good for us and for our next generation, तो इसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत चिंता का विषय है। हम जॉब में हमारी जीवन शैली या कट जाएगा, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए कितना भारी पड़ेगा, इसके बारे में हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। और इसके लिए क्या सॉल्यूशन आप सोचते हैं, आप भी सोचिए, और हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं मान्यवर, वो भी शायद इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो साथियों, इसी शब्दों के बाद मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।